हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीओआईएस। आज हम लोग क्लास 11 इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी का जो पहला चैप्टर है सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, वहाँ का पार्ट 8 यानी व्हाई शुड वी स्टडी द बिगिनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप और उसके साथ सोशियोलॉजी इन इंडिया ये पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप लोगों से मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि हम लोग यूरोप के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, वेस्ट इज़ बेस्ट वो वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसके अलावा भी ये सोचा जाता है कि कोई भी सोशल फिनोमेना को साइंटिफिक तरीके से देखने का जो शुरुआत वो यूरोप से हुआ था। रेनेसा कह लीजिए या एनलाइटनमेंट कह लीजिए या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन, सब कुछ यूरोप में हुआ था। तो इसीलिए अगर हम लोगों को शुरुआत पढ़ना है तो हमने यूरोप से ही शुरू करना होगा। ओके, इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन। तो कोई एक चीज यूरोप में शुरू हुआ, वो इंडिया में कैसे आया? आया इसी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन। आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में जो भी आए थे अपना मतलब के कॉलोनी इस्टेब्लिश करने के लिए, उनके वजह से इंडिया में सोशियोलॉजिकल जो इफेक्ट था इन यूरोप वो इंडिया में चला आया। ओके, most of the issues and concerns of sociology also date back to a time when European society was undergoing a tumultuous change in the 18th and 19th centuries with the advent of capitalism and industrialization। आपको पहले ही समझाया गया कि क्यों कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री सिस्टम, ये सब के वजह से सभी प्रॉब्लम का शुरुआत हुआ। Many of the issues that were raised then, for example, urbanization or factory production, are pertinent to all modern societies even though their specific feature may vary. Capitalism in the West entailed a worldwide expansion. अभी हम लोग आर के लक्ष्मण का एक ट्रैवलॉग पढ़ेंगे ऑफ मॉरिशस। ये चीज़ हम लोग रीड आउट करेंगे तो हम लोगों को समझ आएगा कि ये जो हम कहते हैं ना कि डिफ्यूशन, एक्सपैंड होना, वो किसे कहते हैं। ओके, here, Africans and Chinese, Biharis and Dutch, Persians and Tamils, Arabs, French and English all rub merrily with one another. A Tamil, for instance, bears a deceptively South Indian face and a name to go with it to boot. Radha Krishna Govindam is indeed from Madras. I speak to him in Tamil. He surprises me by responding in a fretfully mangled English with a heavy French accent. Mr. Govindan has no knowledge of Tamil and his tongue was seized, curling to produce Tamil sounds centuries ago. R.K. Lakshman, 2003। इसे कहते हैं डिफ्यूशन। ठीक है, तो कॉलोनियल एक्सपेंशन के वजह से यही हुआ था। यूरोप का पूरा कल्चर, वहाँ पे जो भी हो रहा था वो इंडिया में आ गया था। ठीक है, अभी आप अगर मतलब कि कोशिश करेंगे ये सही है या गलत है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या था या नेगेटिव इफेक्ट क्या था, वो अलग बात है। पर ये तो हुआ ना कि इंडिया में सोशियोलॉजी आ गया। अब देखिए, इंडिया में जब सोशियोलॉजी आया ना, तो किन मतलब कि कौन लोग थे जिनके भरोसे ये सोशियोलॉजी आया था, कि मतलब कि किन के हाथ पकड़ के सोशियोलॉजी आया था? वो थे ट्रैवलर्स, वो थे ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो थे मिशनरीज। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि अगर कोई बाहर का आदमी, वो है अदर, ठीक है, OTHER, अदर, अगर कोई बाहर का आदमी है तो वो इंडिया को स्टडी कर रहा है, इंडिया को देख रहा है, तो क्या वो इंडियन जो कल्चर है उसको सही तरीके से समझ पाएगा, महसूस कर पाएगा? वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ आंखों के सामने जो भी देखेगा बस उसी को मेंशन करेगा, डिस्क्राइब करेगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये जो डिस्क्राइब करेगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, इसलिए इंडिया को लेके बहुत सारा मिथ तभी के टाइम से था। ये जो कहा जाता है कि इंडिया में कॉलोनाइजर्स आने से पहले सोशियोलॉजी नहीं था, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि इंडियन जो फिलोसोफर्स या थिंकर्स थे, कोई भी चीज़ को बायस्ड तरीके से ही देखते थे, अनबायस्ड तरीके से नहीं देख पाते थे। ये जो उन लोगों का थिंकिंग है, बस इसी वजह से वो लोग सोचने लगे कि हाँ, सोशियोलॉजी का जो इमर्जेंस वो तो यूरोप में ही हुआ था।
क्योंकि इंडियन लोग तो जो भी है वो लोग साइंस के नज़रिए से अनबायस्ड वे में, न्यूट्रल वे में कोई भी सोशल फिनोमेना को देख नहीं पाएंगे। तो बस इंडिया में कभी सोशियोलॉजी था ही नहीं, हम लोगों के वजह से ही सोशियोलॉजी आया। ओके, और भी इसके अलावा भी इंडिया को लेके उनमें बहुत सारे मिथ थे। अब होता क्या था कि कोई एक, मान लीजिए कि मिशनरी, ऑफिशियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटर कोई कुछ लिख रहा है, तो वही जो मतलब कि पब्लिश्ड रिपोर्ट है वो कार्ल मार्क्स अपने मतलब कि जर्मन में बैठ के पढ़ रहा है, या मैक्स वेबर पढ़ रहा है, या फिर कोई दूसरा सोशियोलॉजिकल थिंकर पढ़ रहा है, तो वो पढ़ के उन लोगों को लगा कि अच्छा इंडिया ऐसा है, तो उन्होंने भी इंडिया के बारे में कुछ लिख दिया। मतलब कि समझ रहे हो कि सेकेंडरी डेटा के ऊपर बेस करके कि कोई एक अदर पर्सन मुझे स्टडी कर रहा है, कि कोई एक बंदा आया बस 10 दिन के लिए, मुझे देखा और उसको लगा कि मैं बहुत आलस हूँ, आलसी टाइप का आदमी हूँ, मैं कोई काम वाम नहीं करता, मैं बस ऐसे ही घर पे रहता हूँ, तो उसने वैसे लिख दिया। अब ये देख के कोई तीसरा बंदा मेरे ऊपर एक जजमेंट ला रहा है, तो बस बात ऐसा ही है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया में जो भी उन लोगों का पर्सपेक्टिव है वो गलत था, ठीक है। तो और क्या उन लोगों का मानना था? सोशियोलॉजी इन इंडिया ऑल्सो हैड टू डील विद वेस्टर्न राइटिंग्स एंड आइडियाज अबाउट इंडियन सोसाइटी दैट वर नॉट ऑलवेज करेक्ट. These ideas were expressed both in accounts of colonial officials as well as Western scholars. For many of them, Indian society was a contrast of Western society. उनको लगता था कि West is best और India है वो वेस्ट है, ठीक है। वेस्ट मीन्स WAST, वेस्ट, ठीक है। कि इंडिया में बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस है, गंदे लोग, जिसे हम कहते हैं कि अनसिविलाइज, सिविलाइज नहीं है, ऐसा पिछड़े हुए लोग, ऐसे उन लोगों को लगता था। इसका कारण मैं पहले का जो क्लास था उसमें मैं बता चुका हूँ। द इंडियन विलेज वॉज अंडरस्टूड एंड पोर्ट्रेज एज अनचेंजिंग, के गाँव तो कभी चेंज ही नहीं होता, गाँव तो वैसे का वैसा ही है, चेंज कुछ भी नहीं आया। They saw in 19th century India the past of the Aryan society, the infancy of society. तो वो लोग अपना सोसाइटी का जो स्टेज छोड़ के आगे बढ़ चुके थे, उनको लगता था कि इंडिया उसी स्टेज में आज भी है, ठीक है। कि इसीलिए उन्होंने क्या नाम दिया था? द इन्फेंसी ऑफ सोसाइटी। मतलब कि उनको लगता था कि जो स्टेज वो लोग बहुत पहले छोड़ के आ गए, अभी वो लोग मॉडर्न बन गए हैं, पर इंडिया अभी भी वैसे ही स्टेज में है जहाँ पे ये लोग कभी थे, ये उनको लगता था। ओके, अब इंडिया में सोशियोलॉजी का जो इमर्जेंस था ना, वो सिर्फ सोशियोलॉजी के ऊपर बेस करके नहीं हुआ, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर बेस करके हुआ। देखिए यहाँ पे ही हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे द रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारा पार्ट हो सकता है, बहुत सारा ब्रांच हो सकता है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, वैसा ही है एक सोशल एंथ्रोपोलॉजी। दिस पार्ट सोशल एंथ्रोपोलॉजी, दिस पार्ट इज वेरी मच रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। पर एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर हम लोग थोड़ा डेफिनेशन को देखेंगे तो हम लोगों को समझ आ जाएगा। अ स्टैंडर्ड वेस्टर्न टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड सोसाइटीज गिविंग पर्टिकुलर एम्फासिस टू द एनालिसिस ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। ये डिफिनेशन हम लोग एकदम पहले पढ़ चुके हैं कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स इज नोन एज सोशियोलॉजी, बट और एक चीज़ क्या है? द एनालिसिस ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। हाँ, ये भी हम लोगों ने जाना कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के ऊपर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है? अ स्टैंडर्ड वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी वुड बी द स्टडी ऑफ सिंपल सोसाइटीज ऑफ नॉन वेस्टर्न एंड देयरफॉर अदर कल्चर्स। तो ऐसे सोसाइटी को स्टडी करना जो नॉन वेस्टर्न है, जो अदर कल्चर है, वो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अब बताइए, इंडिया हो गया ना नॉन वेस्टर्न, इंडिया हो गया ना उन लोगों के लिए अदर कल्चर। तो इसीलिए वो लोग जब स्टडी करते थे इंडियन सोसाइटी को, उन लोगों को लगता था कि ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, पर ये सोशियोलॉजी भी है। इसी बात को मतलब के मद्देनजर रखते हुए एम एन श्रीनिवास ने एक बात कहा था, वो ये है कि इन ए कंट्रीज सच एज इंडिया विथ इट्स साइज एंड डाइवर्सिटी, रीजनल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, सेक्टरियन, ethnic, and between rural and urban areas, there are a myriad others. In a culture and society such as India's, the other can be encountered literally next door. आप लोगों को याद है हमने फर्स्ट चैप्टर में ही एक पार्ट पढ़ा था, उस पार्ट में था मोर देन वन सोसाइटी, प्लूरल सोसाइटी। वहाँ पे हमने पढ़ा कि इंडिया में इतने सारे डाइवर्सिफिकेशन है कि सभी के अदर है, कि मेरे ग्रुप में कौन कौन है? मैं हिंदू हूँ,
अच्छा ठीक है, मेरे ग्रुप में कौन कौन है, मैं बंगाली स्पीकिंग हूँ, मेरे ग्रुप में कौन कौन है, मैं एक कायस्थ हूँ। तो ये जो मैं हूँ, ये मेरा जो ग्रुप है, इसमें अदर बनता ही रहेगा। तो एम एन श्रीनिवास ने यही कहा था कि अगर इंडिया में आप अदर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इंडिया में अदर सोसाइटी, बस आप दरवाज़ा खोलिए आपको अदर सोसाइटी मिल जाएगा। ओके, फर्दर मोर सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया मूव्ड ग्रेजुअली फ्रॉम अ प्री ऑक्यूपेशन विद द स्टडी ऑफ प्रिमिटिव पीपल टू द स्टडी ऑफ पीजेंट्स, एथनिक ग्रुप्स, सोशल क्लास एस्पेक्ट्स एंड फीचर ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। तो इंडिया में जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है वो पहले प्रिमिटिव पीपल को ही स्टडी करता था, पर बाद में देखा गया कि नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों को स्टडी कर रहा है। और हम लोग अभी ये भी कह सकते हैं कि ये जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है ये पूरा के पूरा सोशियोलॉजी में ही आ गया। नो रिजिड डिवाइड एग्जिस्ट बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया, जो मैं अभी कह रहा था। परहैप्स द वेरी डाइवर्सिटी ऑफ द मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल ऑफ द विलेज एंड द मेट्रोपॉलिटन इन इंडिया अकाउंट्स फॉर दिस। पर सोसाइटी में अभी भी जो मॉडर्न, ट्रेडिशनल और मेट्रोपॉलिटन, विलेज, ये जो डिफरेंशिएशन है अभी भी है। सोशियोलॉजी ही इन सबको स्टडी करता है, कंपैरेटिव एनालिसिस हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया why should we study the beginning and growth of sociology in Europe and emergence of sociology, or the basic reason of emergence of sociology in India। ओके, बस इस चैप्टर का हम लोगों का एक ही पार्ट बाकी रह गया, वो है द रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विथ अदर सोशल साइंसेस। ये हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।